हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे कि आपके से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसे नीट एस्पायरेंट से मिलाऊंगा जिसके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही कम मार्क्स थे, 130 के अराउंड। एंड देन उसने एक साल ड्रॉप लिया और क्या ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत की कि उसने अपने 130 मार्क्स को इस तरह से इंप्रूव किया कि अगले साल ही एक ही ड्रॉप में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज मेरे साथ जीएमसी रतलाम में पढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या ऐसी प्लानिंग रही और उन्होंने क्या स्मार्ट तरीके यूज किए जिससे इतने बड़े जंप को लेकर वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथ में आज नीट एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं वो है ऋषि नायक, जो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है जीएमसी रतलाम में। उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको बहुत थैंक यू देंगे कि वो हमारे चैनल पर आए और आज वो अपनी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करेंगे और जिनमें से कुछ पॉइंट्स को एंड कुछ ऐसे तरीके जो इन्होंने यूज किए उनको आप भी अपनी प्रिपरेशन में यूज करें ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए और आप नीट में सिलेक्शन के पास पहुंचते जाए। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी कई मोटिवेशनल स्टोरीज आपके सामने आएंगी जिनसे आप बहुत इंस्पायर होंगे एंड नीट की स्ट्रेटेजी और स्टडी रिलेटेड वीडियो, नोट्स रिलेटेड वीडियो एंड एमबीबीएस की जो हमारी लाइफ है वो कैसी है उस रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बहुत शुरू से जहाँ मतलब नीट की प्रिपरेशन की फर्स्ट सीढ़ी जो होती है वो 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज करना होता है। तो वहां से अपन ऋषि नायक को पूछेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए ऋषि कि आपके डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया और आपने 11th में बायो स्ट्रीम को ही क्यों चूज किया? तो ये मेरी फैमिली का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और आगे जाके मतलब उनके लिए कुछ करूं और देश के लिए कुछ करूं। तो मतलब नॉर्मली यही रहता है कि किसी का खुद का पैशन होता है कि उनको बायोलॉजी अच्छी लगती है इसलिए पढ़ते हैं, और कई लोग ये होते हैं कि फैमिली में उनमें किसी न किसी मेंबर का, अपने पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि यार अपन डॉक्टर बने और अपनी जो कंट्री है उसको अच्छा सर्व करे। और इसी कारण मतलब मेरा भी कहीं कहीं यही था कि अपने पेरेंट्स की एक उम्मीद जुड़ी हुई थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और ऋषि नायक जो भी बता रहे हैं वो भी यही थी। और आप भी जो तैयारी कर रहे हैं आपकी पेरेंट्स से भी आपसे बहुत उम्मीद है उनको, तो आप इस उम्मीद पर खरे उतरे और आप भी बिल्कुल दिलो जान से, बस 5-6 महीने बच गए अपनी नीट के एग्जाम में, अपनी जान लगा दो, इतनी कड़ी मेहनत करो कि मतलब 6 महीने बाद आप भी हमारी जगह पर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाए। तो इसी के साथ अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका फेलियर रहा वो क्यों रहा? आपका फेलियर, आपकी क्या स्टोरी थी एंड कितने मार्क्स आए थे आपके? दोस्तों वो ऐसा था कि मैंने 11th-12th अपने होम टाउन टीकमगढ़ अपने स्कूल से की थी, जो मैं ओनली बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था। मैंने नॉर्मली स्कूलिंग की थी और नीट के लिए थोड़ा हाई प्रिपरेशन चाहिए पड़ती है, और मैंने ओनली बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी। और फिर मैंने मतलब फॉर्म तो भर दिया था, तो नीट का पेपर देने गया तो मतलब जितना बना उतना कराए तो 130 मार्क्स आए थे बस। अच्छा, तो मतलब आप खुद देख सकते हैं कि मतलब केवल 11th-12th में एक नॉर्मल स्कूल से पढ़े थे और उस कारण उन्होंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी और 130 मार्क्स आए थे। तो इसके बाद अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फिर 12th में ये रिजल्ट आने के बाद आपके 12th के भी मार्क्स बता दो। मेरे 12th में 84% थी। मतलब एज एवरेज स्टूडेंट 84 के आसपास, और मतलब 12th में 84% बनने के बाद, नीट में 130 मार्क्स आने के बाद आपने ये उसके बाद डिसाइड किया कि अब मेरे को ड्रॉप लेके वापस प्रिपरेशन करनी है। तो फिर आपने मतलब आप ओपनली बता सकते हैं कि आपने कहाँ से कोचिंग की और ड्रॉप ईयर में आपने कैसे प्रिपरेशन की, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर कहाँ उस कोचिंग का नाम बताइए आप। मैंने ड्रॉप ईयर में कोटा गया था और मैंने एल इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की थी। मतलब ऑफलाइन पूरा साल? हाँ, ऑफलाइन किया था पूरा 1 साल। हाँ। तो इन्होंने मतलब ऑफलाइन कोचिंग की थी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन हो, तो ऑनलाइन से ढेरों सिलेक्शन पड़े हुए हैं। हाँ। तो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छा स्कोप है कि आपको मतलब एक बहुत ही कम अमाउंट में एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिल रही है। और ये मतलब वो कैपेबल थे कि कोटा जाकर खुद पढ़ सके, तो इसलिए ये कोटा गए थे और एलन इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी जर्नी पूरी करी थी और एक अच्छे स्कोर के साथ इस साल नीट में सेलेक्ट हुए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं, वो होता है कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैक्सिमम ड्रॉपर्स अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि मतलब अब नीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब बहुत ही कम स्कोर, जैसे कि आपका 130 है। हाँ। 130 से 600 के राउंड सोचना मतलब ये बहुत ही मतलब मुश्किल है। हाँ। तो जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपके दिमाग में ये सवाल आते थे कि नहीं आते थे? डाउट तो आता था, बट लेकिन अपन को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि
फल का अपन इंतजार करेंगे तो वो ठीक बात नहीं है, जब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, अगर मतलब आप अपन को अपना 100% हमेशा देना चाहिए, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर आप बार बार ये अपना समय इसी को सोचने में लगाएंगे कि क्या होगा क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। उसकी बदले में अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसा ऋषि को मिला। तो ये भी एक बहुत ही जिनाइन डाउट था जो बच्चों के दिमाग में रहता है। तो आप इस डाउट से यही दूर रहे कि इसमें मतलब ज़्यादा सोचने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी पूरे टाइम को स्टडी में दें। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन मतलब सबसे मोस्ट स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट जो होती है बायोलॉजी, उससे डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी में आपकी बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी रहती थी। बायो में सिंपल स्टडी थी, ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी रीड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरा सिर्फ एक ही फंडा था, मैं फुल टाइम अपनी एनसीईआरटी को देता था, और किसी मतलब दूसरे रिसोर्सेज मतलब जैसे कि कोचिंग में कुछ बाहर से पढ़ाते थे, मॉड्यूल हाँ। वगैरह पढ़ाते थे, आप मॉड्यूल रीड करते थे या ओनली एनसीईआरटी? ओनली एनसीईआरटी की है, क्योंकि पेपर ओनली एनसीईआरटी पर आता है। कहीं कहीं मेरे को लगता है नहीं कि अगर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करनी हाँ, है तो क्लास में ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप मतलब नीट के रिलेटेड तो फिर एनसीईआरटी हाँ सफिशिएंट है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल चाहिए तो आपको क्लास में आप सर को सुने अच्छे ध्यान से, और उसके बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप एनसीईआरटी में जो स्पेस रहता है वहां पे भी लिख सकते हैं। और मतलब कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजी में मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको या क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी नहीं, है? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत की थी। मेरे बायो में 345 मार्क्स थे, उसका सिर्फ बहुत एक ही बढ़िया। रीजन था कि बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं जब भी फ्री टाइम मिलता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो इसके बाद बायोलॉजी के बाद अपन फिजिक्स की स्ट्रेटेजी, जो कि नीट स्टूडेंट जो होते हैं उनको मतलब बहुत मुश्किल लगती है फिजिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेनली आपकी फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी है। फिजिक्स की स्ट्रेटजी मेनली थी कि आप टीचर्स को क्लास में अच्छे से सुने और उनके नोट्स बना के घर में वापस रिवाइज करें और मल्टीपल क्वेश्चन लगाएं। जितने ज्यादा फिजिक्स में आप और क्वेश्चन मतलब लगाएंगे। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपको जो टीचर क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको आपको एक बार बिना देखे वापस आके हाँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना देखे आपको वहीं भी बिना देखे सॉल्व करना चाहिए, वो टाइम देते हैं आपको। हाँ, तो मतलब आपको वो जो टाइम मिला, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखो, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको वीडियो को बंद करो और आप खुद एक बार ट्राई करो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, क्योंकि अगर तब आपसे बन गया क्वेश्चन तो फिर वो हमेशा बन जाएगा आपसे। हाँ। तो आपको ये ट्राई जरूर करना चाहिए। और मतलब बाद में भी यही है कि चैप्टर जैसे जैसे चल रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप जितना मतलब अपना टाइम प्रैक्टिस को देंगे उतनी फिजिक्स आपकी इंप्रूव होती जाएगी। बार बार ये सोचते थे कि फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, 1000 वीडियो देखने से कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद ने फिजिक्स में जेई में 99.6 परसेंटाइल फोड़ रखे थे। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अपन केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी और चलते हैं। केमिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, सॉरी फिजिकल। तो इन तीनों में इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है, तो वो भी अपन ऋषि से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी। इनऑर्गेनिक में भी बिल्कुल सेम बायो जैसा है, जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी रीड करेंगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, क्योंकि वहां भी सिर्फ ओनली एनसीईआरटी आता है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ याद करने का ज्यादातर रहता है। एक बार आपने सर को अच्छे से समझ लिया, उनके नोट्स पढ़ लिए, फिर बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नॉर्मल है, आपको कोई भी मतलब सब्जेक्ट एक चीज आप दिमाग में सेट कर लो, भले पीसीबी में कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट में करनी हाँ, है। करनी और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, उसमें आपको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। और फिजिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हाँ। जैसे कि ऑर्गेनिक में भी मतलब कई लोग मतलब कई कोचिंगों में बाहर की मैकेनिज्म लिखवाते हाँ, हैं, mechanism। रिएक्शन बड़ी बड़ी लिखवाते हैं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है या ओनली एनसीईआरटी? ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मतलब इतनी लंबी लंबी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, बट और नेम एक दो रिएक्शन क्वेश्चन आना आ भी चाहिए। जाए तो एक दो क्वेश्चन से कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है वहाँ। हाँ। मैकेनिज्म वो आईआईटी में आता है तो इतना टाइम रहता नहीं अपने पास, बहुत क्वेश्चन करने पड़ते हाँ, हैं। क्योंकि नीट में बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को दोगे तो मतलब आप लास्ट ज्यादा ज्यादा ये कंडीशन आ जाएगी, ओएमआर भरने का भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो ये भी जरूर था। और फिजिकल केमिस्ट्री मुझे जहाँ तक लगता है फिजिक्स जैसी है, बट फिर भी ऋषि ने अगर कोई अलग टेक्निक यूज की हो तो उनसे पूछते हैं एक बार। नहीं, मैंने भी यही सेम फिजिक्स की जैसी, जितना ज्यादा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स पे ध्यान दिया था, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी पढ़ने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ सर के नोट्स पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब एक ओवरऑल में आपको चीज बता दूं तो इसमें ये है कि फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में आप नोट्स पढ़े, उसमें जिन क्वेश्चंस को करवाया गया हाँ। उन क्वेश्चंस को बार बार करें, बार-बार ताकि आपको एक पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है किस क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर आप उसी टाइप के और क्वेश्चन करें। तो मतलब आप धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती जाएगी और इंप्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं? मेरे को नहीं लगता, मतलब आपके पास टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हैं, बट
लेकिन सफिशिएंट है आप ओनली नोट्स पढ़ें। देखो अब इसका सबसे अच्छा तौर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फिजिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाता है। जो आज 5 से 6 महीने बचे नीट में ड्रॉपर स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैंने खुद ने अपने हाथों से फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें वो पॉइंट जो थ्योरेटिकल नीट में कई बार पूछे गए और आगे पूछे जा सकते हैं, उनको हाईलाइटेड कर कर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। जो कि मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैंने जो हमारे एक भैया हैं शशि कुमार, जिनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है एप्रॉन बॉय, उनके टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने अपलोड किया है। आप जाए और उन एनसीईआरटी की पीडीएफ को फ्री में बिल्कुल डाउनलोड करें और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर ले या वहीं से पढ़ ले, तो आपका कम टाइम में मतलब आप एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे। और उसके जो क्वेश्चंस है उनको तो आप सॉल्व करना ही है। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो फिर अगर आपको पूरी एक बार पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि आजकल नीट में असर्शन रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो फिर आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है कहीं ना कहीं। और वो मतलब ऐसा होगा नहीं कि ऐसा की पॉइंट बन जाएगा जो मतलब आपको कई स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। तो आपको मतलब करनी चाहिए एनसीईआरटी, बट अगर आपके पास टाइम है तो, और टाइम कम है तो आप, मैंने जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी वाला बताया उसको आप जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं मॉक टेस्ट की ओर। तो बेसिकली आपके मॉक टेस्ट में मतलब पूरे साल के दौरान क्या स्कोर चल रहा था? मेरे शुरुआती से 600 प्लस थे मतलब माइनर टेस्ट में। और मैं ये बोलना चाहूँगा आप टेस्ट मतलब हर वीकली दीजिए, वीकली नहीं तो हर 15 दिन में एक टेस्ट आपको देना चाहिए। अगर आप कोचिंग में है तो आपको जो भी टेस्ट है वो देना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट से आपको सेल्फ रियलाइज होता है कि आप कितने पानी में है ना। हाँ मतलब कई लोग ये करते हैं कि भाई अब बस ये बाकी रहेगा सिलेबस, मतलब 2 चैप्टर नहीं हुए टेस्ट देना, तो सिलेबस तो आप किसी भी टेस्ट का कभी पूरा नहीं होगा। मेरे मतलब 680, 670, 700 नंबर भी आते थे, बट कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं था जिसमें मेरा पूरा सिलेबस हुआ हो। तो उस चक्कर में मतलब ये जो प्रिपरेशन है आपने जितनी कंप्लीट कर रखी है उससे आप टेस्ट दो, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना आता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करके अपनी गलतियों को सुधारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब क्या मतलब ऐसा नहीं था कि पेपर देने के बाद पेपर को फेंक दो, नहीं, फिर एनालिसिस करते थे, घर आके सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करते थे जल्दी जल्दी। हाँ। और जो मिस्टेक रहती थी उनको फिर से दोबारा सॉल्व करते थे। और आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना, जब भी अगर टेस्ट हो उससे एक दिन पहले आपको वो क्वेश्चन वापस देख के जाना है। हाँ मतलब इस पॉइंट को मैंने आपको अपने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जो मिस्टेक्स हुई उनको आप एक अलग से नोटबुक में लिख लो, मिस्टेक नोटबुक बनाए, ताकि मतलब जब भी अगला टेस्ट हो, जब भी वो टॉपिक्स वापस पूछे जाने वाला हो, उनको फटाफट रिवाइज कर लें, नीट की एक दिन पहले रिवाइज कर लें, ताकि वो गलतियां हम वापस नहीं करें। जैसे जैसे हम अपनी गलतियों को कम करेंगे नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे। यही एक तरीका है जो नंबर बढ़ाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, तो आप इसको भी फॉलो करते रहें। एंड एक जो बहुत ही हॉट क्वेश्चन नीट एस्पायरेंट का होता है वो है डेली शेड्यूल। तो आप पहली बार तो दिन में कितने घंटे रोज स्टडी करते थे? मैं कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी 12 घंटे करता था। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 12 घंटे पढ़ना ही होगा अगर आप ड्रॉप ईयर में, क्योंकि 6 घंटे की कोचिंग रहती है, उसके बाद आपको 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। हाँ और मतलब आप अपने पूरे जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है उसको मतलब आप कैसे वो रखते थे वो बताइए, मतलब कैसे स्लॉट बनाते थे, मतलब कितना थ्योरी को टाइम देते थे, कितना प्रैक्टिस को देते थे? सबसे पहले तो जो सर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करता था, तो 3-4 घंटे उसमें निकल जाते थे। मतलब फिर वापस जो अपन ने पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करते थे। तो मोस्टली ऐसा ही था कि हर एक 2-2 घंटे अपन को हर सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब वो 3-4 घंटे वो सर ने पढ़ा वही रिवाइज करना। हाँ, प्रैक्टिस भी आती थी, प्रैक्टिस भी आती थी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व मतलब होमवर्क वगैरह जो मिलता था। मतलब ऑनलाइन कोचिंग में सिस्टम होता है कि मतलब जो पढ़ाते सर उसी का उसमें मॉड्यूल में से होमवर्क दे देते हैं। तो फिर वही मतलब उनका पूरा वो रहता है कि 3-4 घंटे में ये पूरा कर लेते थे, बाकी पीछे का रिवाइज करते थे। उसके बाद भी हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक इनकी क्या रूटीन रहती थी वो एक अगले वीडियो में पूरा सेपरेटली आपको डिस्क्राइब करेंगे, जो इसी चैनल पर आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले आप। तो आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन और मोबाइल एडिक्शन क्या आपको था? आपके पास अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्मार्टफोन था या नहीं था? स्मार्टफोन था। तो मतलब उसका कोई एडिक्शन या फिर मतलब उतना टाइम उसकी ओर वेस्ट करना ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ कम हुआ बट हुआ था, लेकिन आपको उसको सही यूज करना आना चाहिए। आपको उसमें डाउट्स क्लियर करने के लिए वो आप यूज कर सकते हैं, या कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो मतलब यूट्यूब से देख सकते हैं। बट आप मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह ये मतलब सोशल मीडिया से मैं 1 साल दूर था। ओनली व्हाट्सएप था, वो भी फैमिली से बात करने के लिए। बस मेरा भी मतलब यही था कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मोबाइल में लाइब्रेरी जाता था तो रूम पे रख के फिर लाइब्रेरी जाता था, पूरे दिन पढ़ते थे और रात को आके मोबाइल देखते थे। तो मतलब मूड फ्रेश करने के लिए आप आधा 1 घंटा चला भी सकते हैं, बट लिमिटेशंस में हर काम अच्छा होता है। मतलब अगर आप उसको ओवर कर रहे हैं, अगर आप बार बार उसी के पीछे लगे हुए फिर मतलब आप बर्बादी की ओर जा रहे हो मान सकते हैं आप।
तो और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको लिमिटेड फ्रेंड्स बनाना चाहिए वहाँ पे। कम से कम फ्रेंड्स बनाए और जो आपको सपोर्ट करें वैसे फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि आप एक साल के लिए वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हैं। ऐसी फ्रेंड्स बनाए जो आपकी हेल्प करें, और लिमिटेड फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि अब ज्यादा ग्रुप बन जाएगा तो घूमने जाने में डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद एक बहुत अपना लास्ट जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहती थी। इसमें दो टाइप के हैं कि एक तो मतलब पीछे का आप कैसे रिवाइज करते थे और एक मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद कैसे किया था। सिलेबस पहले तो मैं पीछे का मतलब रोज का रोज रिवीजन करता था, मतलब रिवीजन मतलब रोज का रोज होमवर्क करता था और फिर उसका थोड़ा सा टाइम निकाल के अगले दिन भी रिवीजन करता था वापस। बट अब मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि आप अभी तो रिवाइज कर रहे हैं लेकिन लास्ट में जब आपके पास इतना सारा सिलेबस होगा तो आपको शॉर्ट नोट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन कम समय में करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवाइज करें। ये कर सकते हैं आप कि मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़े और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए, हाँ, क्योंकि आपके पास जब कम टाइम रहेगा तो आप पीछे वाला अगर आपको रिवाइज करना है तो शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे तो आपके दिमाग में मतलब एक इमेज वापस बन जाएगी। हाँ ये पढ़ाया था, फटाफट उसको रिकॉल कर पाएंगे। हाँ फिर जब अपन सिलेबस खत्म होने के बाद पूरा रिवाइज करेंगे, जब मतलब मेजर टेस्ट होंगे, जब पूरा रिवाइज करना होगा तब अपन पूरा एक बार डिटेल में वापस पढ़ेंगे। बट साल के बीच बीच में जब आपको लगे कि मेरे को एक बार वापस रिकॉल करना है, वो शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और नीट में जब 4-5 दिन बाकी रहेंगे तब आपको लगेगा मैं पूरा कैसे रिवाइज करूं, तब वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम धीरे धीरे आपको ये शॉर्ट नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाए और उसको ज्वाइन करें। और मैं वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालूंगा आगे भी, तो वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो ये जो मेनली जो क्वेश्चंस थे वो हमने ऋषि से पूछे और उन्होंने इनका आंसर दिया। और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ऋषि के द्वारा हम उसको शॉर्ट वीडियो में टेलीग्राम पे कहीं कहीं ऐसी सुविधा रखेंगे कि वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो हम साथ में ही रहते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम करेंगे। तो आज का ये वीडियो जो था वो अपन यहीं खत्म करते हैं और ऋषि को बहुत थैंक यू देते हैं। एंड आप आगे भी हमारे ऑडियंस की ऐसे ही हेल्प करते रहना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेरी और ऋषि दोनों की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एंड जेईई एग्जाम। आप भी बहुत अच्छा करेंगे और अगले साल हमारे जैसे ही आप भी मेडिकल कॉलेज में जरूर आएंगे। तो टाटा बाय बाय।